प्यारे बच्चों नमस्ते। आप पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र में पाठ 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो अब हम पढ़ते हैं उसमें भारत में जो खाद्य सुरक्षा पहला वीडियो था, उस वीडियो के बाद अब दूसरा वीडियो में भेज रहा हूँ आपके पास। दूसरा वीडियो है। अच्छा, उसमें आप देखेंगे अभी तक हमने पढ़ा था कि हमने चित्र देखे थे, चित्रों के माध्यम से पढ़ा था कि जब 1943 में अकाल पड़ा था पश्चिम बंगाल में, तो कैसे हालत हो गई थी लोगों की, ये हमने देखा था और पढ़ा था, और उसके प्रश्न भी हमने किए थे। मैंने कहा था फिर अब हम कहानी पढ़ेंगे और कहानी के बाद हम इसमें चर्चा करेंगे कि सरकार, हमारी जो भारत सरकार है, वो हमारे लिए और हमारे निर्धन परिवारों के लिए APL BPL जो कार्ड हैं वो सब क्या हैं और उनके लिए क्या करती है और कैसे उनके लिए व्यवस्था करती है महामारी के समय या अकाल आ जाता है तब उसके समय। तो इसमें एक कहानी है, कहानी आप लोग सुने इसको। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। अनियमित मतलब उसको रोज़ रोज़ काम नहीं मिलता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है, यानी कि उसके पशुओं की देखभाल करता है, उनको ग्वाला वाला वगैरह वगैरह जाता है, उनकी देखभाल जो भी होती है, उनके लिए चारा वगैरह जो भी व्यवस्था होती है करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। अब सोमू जो उसका लड़का है, बड़ा बेटा, वो पूरे साल भर, जो 10 साल का है, पूरे साल भर काम करता है और उसको कितना मिलता है? 1000 रुपये मिलता है। रामू के 3 और बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते हैं, घर ही में रहते हैं। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक, यानी कभी कभी, ये भी कभी कभी का काम है उसका, वो सब काम करती है गांव में अपने। उसे अपने रोज़ाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। यानी जब वो काम करते हैं उसको रुपये नहीं मिलते हैं, उसके क्या मिलते हैं? उसको दूध मिल जाता है आधा लीटर, या सब्जियां मिल जाती हैं और पका हुआ कुछ खाना मिल जाता है घर से जो होता है लोगों का, वो लोग दे देते हैं। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है। इसके अलावा जब कोई मौसम, जैसे रुपाई का मौसम आ गया, धान का है ना, निराई का मौसम आ गया, गेहूँ बुआई का मौसम आ गया, तो उस समय वह अपने पति के साथ मिलकर खेत में काम भी करती है। तो इससे उनकी आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। अब रामू को काम कब कब मिलता है? जब खेतों में बुआई होती है, पौधारोपण होता है और फसल की कटाई होती है, उस समय उनको काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने तक और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। अब फसल बुआई हो गई, उसके बाद वो खाली हो जाता है, वो बेरोजगार है, तथा वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में, जो गांव में कोई ईंट भट्टा होगा उसके आसपास, तो वहाँ ईंट भट्टे में काम मिल जाता है, और गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में कोई मकान वगैरह बन रहे होते हैं तो उनमें उसे काम मिल जाता है। रामू अपने इस प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून, जो शुरुआत में आया था 2 जून की रोटी, 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। वो इतना थोड़ा बहुत कमा लेता है कि उनके लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब उसे काम नहीं मिलता तो वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। बात समझ में आई? रामू के पास कोई और व्यवस्था नहीं है। अगर वो कमाएगा तभी वो खाएगा, वरना उसको भूखा ही सोना पड़ता है। तो उसको खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है, उसको राशन पानी और कहीं से नहीं मिल रहा है। ठीक, कहीं से नहीं मिल रहा है उसे। अब देखते हैं एक और कहानी है, अहमद की कहानी। अहमद बंगलौर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है।
कहाँ से आया? झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसके प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। यानी उसको जो आय होती है वो कहाँ से होती है? वो दिन भर जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाने से उसकी आय होती है। बहरहाल उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है और अन्य दिनों में वह मुश्किल से ही इतना कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल और चीनी, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां केवल वह अकेले कमाने वाला सदस्य है। बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि अहमद के पास एक पीला कार्ड है, पीडीएस कार्ड इसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीला कार्ड है और जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का कार्ड है, यानी जो गरीब लोग हैं उससे जो बीपीएल है, बीपीएल यानी निर्धनता से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, उससे नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है। और इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें, गेहूँ, चावल, मिट्टी तेल वगैरह प्राप्त करता है, लेकिन इनको आधे रेट पर ख़रीद लेता है। और आधे रेट पर ख़रीदता है तो उसके परिवार का थोड़ा पालन पोषण हो जाता है और सरकारी दुकान से ख़रीदता है। और सरकारी दुकान कहाँ पर होती है? जहाँ पर सहकारिता की दुकान में आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने लिया होगा अपने राशन कार्ड से, वही सब, ठीक। हर महीने वो वहाँ से अपना सामान ले लेता है, ठीक है। अब इसमें जो पहले प्रश्न आ रहे थे कि कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? कृषि एक मौसमी, भारत एक मानसूनी प्रदेश है तो कृषि यहाँ पर मौसम के हिसाब से होती है। चावल के गर्मियों में चावल लगाते हैं, सर्दियों में गेहूँ होता है, मालूम है आपको, ये उल्टा नहीं हो पाएगा। तो ये मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ सब सब्जियाँ, अनाज, दाल सब मौसम के हिसाब से ही होते हैं। रामू वर्ष के लगभग 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? ये बड़ी बात है, ये आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि रामू क्या करता है? वर्ष के 4 महीने इसलिए बेरोजगार रहता है क्योंकि उस बीच में उसके पास कोई भी काम नहीं रहता है। खेती वगैरह वगैरह के बीच में उसके पास कोई काम नहीं है। कभी कभी बीच बीच में वो ईंट भट्टे वगैरह में जाता रहता है, लेकिन हमेशा उसे काम नहीं मिलता है, इसलिए 4 महीने वो पूरा बेरोजगार रहता है। जब रामू बेरोजगार होता है तो वो क्या करता है? वही ईंट भट्टे वगैरह में जाता है या फिर घरों में कोई काम करना होता है तो वो सब काम करता है। किसी के घर बनाने हैं, कहीं लकड़ी लानी है, कुछ करना है, ये सब काम करता है। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? यानी पूरी करने वाली आय कौन प्रदान करता है? रामू के परिवार में कितने लोग हैं जो आय प्रदान करते हैं? रामू हो गया और उसकी पत्नी जो गोबर हटाने वगैरह का काम करती है, सुनहरी, है ना। वो पैसा तो नहीं मिलता है लेकिन उसे खाने पीने की थोड़ा बहुत चीज़ें, दूध लीटर व सब्जियां वगैरह वगैरह ले आती है। और एक उसका लड़का है, कौन? सबसे छोटा लड़का सोमू, सॉरी, जो सबसे बड़ा लड़का है सोमू, 10 वर्ष का, जो है उसके यहाँ काम करता है तो साल भर में वो भी 1000 रुपये ले आता है। लेकिन जो उसके यहाँ इनकम है मेन, वो कौन है? रामू ही अकेला है। कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर उसके घर में और कोई कमाने वाला है नहीं। रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? जब वह बेरोजगार होता है, तब वह असुरक्षित होता है ना। अब इसके बाद देखते हैं, क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है? नियमित आय तो नहीं होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, ठीक। रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? क्योंकि पीला कार्ड होने से उसको बहुत सारा सामान आधे रेट पर मिल जाता है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से।
है ना। रामो खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? रामो खाद्य की दृष्टि से जब वह बेरोजगार होता है तब वह असुरक्षित होता है। ठीक। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों में, जैसे किसी के पास भूमि नहीं है या उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वो लोग असुरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे असुरक्षित लोग, इनमें खाद्य सुरक्षा की भावना खाद्य सुरक्षा की कमी होती है इधर, और ये खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। ये लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। कौन? जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण में सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इसमें अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगी तो अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है, क्योंकि महिलाएं जब अच्छा भोजन नहीं करेंगी तो बच्चों को कहाँ से अच्छा भोजन प्राप्त होगा। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। अब इसमें आती है भुखमरी। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है। अगर खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होंगे लोग तो ये भुखमरी समाप्त हो जाएगी। भुखमरी एक बड़ा कारण है जो गरीबी लाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। अब ये सारणी यहाँ पर दी हुई है, इसमें हम देखेंगे अभी कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है आजकल। अब देखिए, ये कि पंजाब में एक किसान है HIV प्रकार वाले गेहूं के एक खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है। हरित क्रांति आप लोगों को मालूम है क्या? हरित क्रांति आई थी 1967-68, 1967-68। भारत में स्वामी नाथन के नाम से स्वामीनाथन स्कूल आए थे। और HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी वाले प्रकारों वाले गेहूँ जिसमें अच्छी उपज होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं उसको। ठीक। तो हरित क्रांति के बारे में आपको बताऊं, हरित क्रांति आई थी 1967-68 में, है ना। MS स्वामीनाथन भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करवाई। तब से भारत में अकाल पड़ना कम हुआ, भारत में उपज ज़्यादा हो गई। हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए ज़्यादातर थी, जिससे कि हमारे देश में एकदम से उत्पादन बढ़ा। अब देखो 4.2, ये जो आपकी समय सारणी जैसे भुखमरी के प्रकार के जो दिखा रखे हैं, ग्रामीण 1983 से लेकर 1993-94, 1999 से 2000, और शहर में 1983 से लेकर 2000 तक, दोनों में दिखा रखा है। ग्रामीण में भुखमरी कितनी थी? 16.2% थी मौसमी में, और कुल हो जाती थी दीर्घकालिक को मिला के हो जाती थी 18.5%। लेकिन 2000 में आके वो 3.3% रह गई भुखमरी। कहाँ पर 3.3% कहाँ पर रह गई? ग्रामीण में। और शहरी में जो पहले 5.6% थी 1983 में, सन 2000 में आके 0.9% रह गई। यानी 64 जो थी पहले दीर्घकालिक और मौसमी जोड़ के 64 हो रही थी जो 1983 में, सन 2000 में आके
घटते 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 टोटल में 0.9 में आ गई प्रतिशत में, यानी बहुत कम भुखमरी हो चुकी है भारत में जब से हरित क्रांति आई है भारत में। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, तब से ही भारत में ये लगा कि हमें खाद्यान्नों के रूप में आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। यह मैंने आपको बता दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है और 2016-17 में अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन हो गया। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। अब आप क्या करेंगे, निकट के किसी गांव में जाएंगे, कुछ खेतों पर जाएंगे और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करेंगे कि भाई हम खेत में आप लोग भैया कौन कौन सी फसलें उगाते हो, चावल के बाद फिर कोई दूसरी उगाते हो या नहीं। पहले एक ही फसल उगाई जाती थी, लेकिन जब से हरित क्रांति आई तो दो फसलें उगाने लग गए लोग, तो जिससे हमारे उपज बढ़ गई। उसके बाद फिर अब तो आजकल लोग दो फसलों के बीच में भी जो टाइम मिलता है तो उसमें भी लोग कुछ न कुछ सब्जी के रूप में उपजा लेते हैं। तो अब धीरे धीरे क्रांति आई है भारत में। जो खाद्य सुरक्षा आई, अब आ रही बात भारत में खाद्य सुरक्षा की, वही जो पाठ आ रहा है। अब तक ये समझाया गया था आपको कि किस कारण से भारत में खाद्य सुरक्षा की जरूरत पड़ी। 70 के दशक में प्रारंभ हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। क्लियर हो गया। हरित क्रांति के बाद से मैंने आपको बताया था भारत में अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि देश में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम परिस्थितियों के बावजूद अथवा अन्य किसी कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित होगी। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार ने दो तरीके अपनाए जिससे कि लोगों में अनाज की कमी ना हो, खाद्य की सुरक्षा रहे। क्या किया उन्होंने, एक तो बफर स्टॉक किया और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो मैंने आपको पीडीएस से पहले बताया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ऊपर आया था पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसको बोलते हैं। देखिए भारत में अनाज की उपज पहले कितनी थी, 1960-61 में 80 करोड़ टन थी और सन 2016-17 में जाके 275.68 करोड़ टन हो। कहाँ 80 टन और कहाँ 275.68 करोड़ टन। ये हरित क्रांति के कारण संभव हुआ। ठीक, अब देखिए इसका अध्ययन करते हैं। हमारे देश में किस वर्ष अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन से अधिक हुआ। ये आप लोग चार्ट बना लेंगे अपनी कॉपी में, अर्थशास्त्र की कॉपी में बनाएंगे इसको और बना के लिखेंगे। इन प्रश्नों को भी लिख लेंगे कि हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ। 200 करोड़ टन, ये है 200 का आंकड़ा। कब कब अधिक हुआ, 2011, 2012, 2013, 2014-15, 2000, ये सब चलता आ रहा है, सब 200 से ऊपर ही हुआ है यहाँ से, सन 2011-12 से। ठीक है, 200 करोड़ नहीं, 200 करोड़ टन कहाँ से हुआ है, 2011 से, 10-11 से। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरू, 200 से ऊपर है ना। लाइन दिख रही है आपको। ये लाइन, ये है 200 करोड़ टन। यहाँ से लाइन देखिए, इसकी सिधाई में कौन सी आ रही है 200 में, यहाँ से ऊपर जा रहा है सीधे, ये 245 जा रही है। ये तो 196 है, 196 वाला नहीं, 200 करोड़ टन से ऊपर जो पहला प्रश्न था वो
था 245, ये 245 जा रही है, यानी कि 2010-11 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ रहा है, भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस में हुई है? 60-61 से लेके 80 दूनी 160 होता है, यहाँ भी नहीं हुई डबल, 180, 130, 176, 196, 245, 200, 200, 200, 280 दशकीय वृद्धि आपकी यहीं पर हुई है। 1960-61 और 1970-71 के बीच में दशकीय वृद्धि हुई है आपकी सबसे ज़्यादा, 1960-61 और 1970-71 के बीच में, ठीक है। दूसरे का उत्तर ये है। तीसरा, क्या 2000 और 2001 से भारत में उत्पादन में वृद्धि स्थायी है? 2000 और 2001 से क्या वृद्धि स्थायी है? नहीं, घटत बढ़त है, बढ़ती जा रही घटती जा रही है, आप लोग देख रहे हैं ना, घटती जा रही बढ़ती जा रही है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर नीचे हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक। और दूसरा जो प्रश्न था आपका कि अनाज का सर्वाधिक उत्पादन किस दशक में हुआ है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा किस दशक में हुआ है? ये आपको बताया था मैंने, इसमें, ठीक है, 1960-61 और 1970-71, ठीक। अब आपको मैं बताऊंगा बफर स्टॉक क्या होता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा मिलती है, भूखा ना सोए कोई व्यक्ति, भूखा ना मरे कोई व्यक्ति। इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। उन व्यवस्थाओं में दो तरीके से हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आपको इसके तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बफर स्टॉक क्या होता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, ठीक है बेटा, ओके।